करेंगे हरियाणा के रोहतक का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी की विजय संकल्प रैली में संबोधन दे रहे हैं, सुनते। और आपके शुभकामनाओं की जरूरत है, इसलिए है आपके शुभकामनाओं की जरूरत इसलिए है, केवल हौसला अफजाई नहीं, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे बहनों भाई। मैं समझता हूं कि हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निश्चित रूप से नायब सिंह जी सैनिक का मेरा पक्का विश्वास है। मनोहर लाल जी खट्टर ने भी मुख्यमंत्री रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, आपको चाहे जो भी लगता हो, बहनों भाइयों, मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, लेकिन मैं मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। और ऐसे लोगों को हरियाणा की धरती पर देखकर मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद प्रसन्नता होती है। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो श्री अरविंद जी शर्मा के लिए आया। अरविंद शर्मा का मुझे परिचय आप सबसे कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इतना मैं कह सकता हूं, लोकसभा में मैं संसदीय दल का उपनेता हूं, प्रायः लोकसभा में बैठता हूं। हमारा कौन सा सांसद क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में वह आवाज दे रहा है, इन सब सारी चीजों को मैं बहुत गौर से सुनता हूं। मैं अरविंद शर्मा जी के बारे में मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अरविंद शर्मा अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज और इस कार्यक्रम में शामिल होने राजनाथ सिंह पहुंचे। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश बहनों भाइयों हो चुका है। समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मेरे भाई, निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद यह कहा, यह तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बराबर कांग्रेस ने इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नहीं मालूम है, आजाद भारत में इसके पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने हैं। और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होता है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस के जीते हैं। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था, और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, थक गए, वहां से हारने के बाद चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात बोलते समय गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं
जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ऊंचाइयों को हासिल करने में हमारा भारत यह कामयाब हो रहा है। एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए भारत ही नहीं, सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए सारी दुनिया आज यह देख रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता इसके पहले की किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, थोड़ा बहुत सभी ने काम किया है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विकास की तेजी मोदी जी के शासनकाल में जितनी रही है बहनों भाइयों, इसके पहले आजाद भारत में किसी भी दल की सरकार के शासनकाल में उस प्रकार की विकास की तेजी देखने को नहीं मिली है जैसी कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार में हमको वह विकास की तेजी देखने को मिली है। आज चले जाइए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, पहले भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, दुनिया के विभिन्न देशों के सारे प्रतिनिधि इकट्ठा होते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पहले भी भारत के लोग अपने विचार व्यक्त करते थे, लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में बहनों भाइयों, 2004 से हमारा भारत, जब उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो धन दौलत के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक, उसके बाद 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यहां सरकार काम करती थी, फिर भी हमारा भारत 11वें नंबर से ऊपर नहीं जा पाया। अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत का आकार, इसके मामले में 10 वर्षों के बाद भी भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया मेरे बहनों भाइयों। 7-8 वर्षों के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, सभी डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा भारत, तो 2027 आते आते, यानी आज के 2.5-3 साल के बाद, भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत मेरे बहनों भाइयों अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था कि पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया है। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, वह राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल ऑन फायर कहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, उरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं है।
हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर वह ताकत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहां तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? बहनों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का विश्वास है। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, बहुत विस्तार में जाकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करिश्माई काम जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसान भाई यहां पर बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार हूं। बहनों भाइयों, जो आज यूरिया खाद आपको 286 रुपया बोरी मिल रही है, जाकर अमेरिका में देख लीजिए, यही यूरिया खाद लोगों को 3000 रुपये प्रति बोरी मिल रही है। पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पर लगभग 750। रोहतक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। अरविंद शर्मा के नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आप पहुंचे हैं और अभी रोहतक से अपना संबोधन दे रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ रोहतक से, और आज उनके नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पहुंचे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आप पहुंचे। 800 रुपए की मिल रही है। किसी भी सूरत में यूरिया खाद की कीमत न बढ़ने पाए, यह संकल्प यदि किसी ने लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। बहने भाइयों, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे किसानों से जुड़े मुद्दे। अब जहां तक किसानों को मदद करने की बात थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो काम आज आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और बहनों भाइयों, आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारी हैसियत यह हो गई है कि एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी आपको जानकारी होगी, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस की तरफ से बराबर मिसाइलें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, तोप चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में मारे गए और यूक्रेन की तरफ से भी रूस के ऊपर बराबर बम, तोप, गोले और मिसाइलें चलाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जब 2 साल पहले यह रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो हमारे बहुत सारे बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, कोई मेडिकल की शिक्षा ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। भारत में रहने वाले उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें और बम चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का। उनकी जिंदगी को लेकर स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले जो उनके माँ पिता थे, उनको चिंता हुई। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए और उन्हें भारत ले आइए। बहनों भाइयों, कितना कठिन काम था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों के बीच का युद्ध रुक गया और 22,000 साढ़े 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर सकुशल भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। इसलिए भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं।
बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस ने राजनीति की है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कह क्या रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। केवल जनता के सामने झूठ बोलने का काम, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है, जो जनता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने आतंकवाद की घटनाओं के बारे में भी देखा होगा। पहले आए दिन देश के किसी न किसी कोने में बड़ी न बड़ी आतंकवादी वारदातें हुआ करती। बराबर एक मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान, बड़ी संख्या में जवान अधिकारी मारे गए थे। कांग्रेस के उससे के वहां के गृह मंत्री ने कहा था, अरे भाई आतंकवादी वारदातें तो ऐसी होती ही रहती है, कोई बात नहीं। क्या तमाशा है। लेकिन आज देखिए, भारत के बारे में सारी दुनिया में जो धारणा बदली है बहनों भाइयों, शायद कश्मीर में 1-2 महीने में छिट कोई आतंकवाद की घटना हो जाए, नहीं तो कोई मां का लाल हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में आतंकवादी वारदात। अब इन सब सारे लोगों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं। और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? बहनों भाइयों, आप लोग महात्मा गांधी की मुराद पूरी करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूज्य बापू को मानते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने क्या कहा था। 1947 में आजादी हासिल होने के बाद उन्होंने कहा था, जिस कांग्रेस झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भारत आजाद हो गया है, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक पार्टी नहीं चलानी चाहिए। यानी अपने शहीदों के त्याग को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने काम के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को वोट हासिल करना चाहिए। लेकिन किसी ने महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी आजादी हासिल होने के बाद। बहनों भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, बापू की 1947 में कांग्रेस को भंग करने की जो मुराद थी, उनकी जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो आप। मैं यही आपसे अपील करने आया। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी सरकार रही है, राजीव गांधी जी की भी सरकार रही है, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है। बहनों भाइयों, कोई गरीबी के संकट से इस भारत को निजात नहीं दिला पाया। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है, भारत में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो उस देश का नाम है भारत। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को संकट से बाहर निकाला। और यकीन रखना, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं। 10 वर्ष के अंदर मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त होकर रहेगी। और 10 वर्षों के बाद आप देखना भारत की क्या स्थिति बनती है। और 2047 आते आते तो हमारा भारत यह विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां पर अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, यह कांग्रेस के लोगों की फिर से देश को बांटने की जो साजिश चल रही है,
उसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं। उन्हीं के एक नेता जो कांग्रेस की सरकारों में उनके सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा नाम है, विदेशों में रहने लगे हैं, वहां की बाहर कांग्रेस संगठन को चलाने का काम करते हैं। उस संगठन का नाम है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि घर का मुखिया जब मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके पास जो संपत्ति है, 100 पैसे की संपत्ति है, तो 100 पैसे में 55 पैसा या सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए, और जो 45 पैसा बचेगा वो परिवार के लोगों को मिलेगा। आप लोगों को यह मंजूर है? आप लोगों को यह मंजूर है? यह कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। बहनों भाइयों, ये देश को कंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता को कोई दुनिया की ताकत गुमराह नहीं कर सकती। आज मैं अपनी सारी कामयाबियों के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमको कोई नाकामयाबी नहीं मिली है। हम लोगों को नाकामयाबी भी मिली है। अब एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 तैयार किया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया, उसका लैंडर। हमारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू छलक पड़े। हमारे प्रधानमंत्री चटपट उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचे और वैज्ञानिकों को गले से लगाकर कहा, चाहे जितना भी पैसा खर्च हुआ हो, आप चिंता मत करो, आगे प्रयत्न करो, हम चंद्रमा पर पहुंच कर रहेंगे, दुनिया के हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। चंद्रयान 2 का वो हमारा अभियान सफल नहीं हो पाया था, हमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई हमारे प्रधानमंत्री ने की, तो ही वैज्ञानिकों ने 1-1.5 साल के अंदर एक तीसरा चंद्रयान 3 छोड़ा, और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अपना लैंडर वहां उतारने में कामयाब हो गया। बहनों भाइयों, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का यह भारत, हमारा और आपका देश, यह भारत, यह पहला देश बन गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसी बहुत सारी हम लोगों की शानदार उपलब्धियां हैं। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रोग है। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार ये कोई छोटा मोटा रोग नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार आएगी एकदम जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार भाषण देते हुए यह कहा था, मैं क्या करूं, 100 पैसा दिल्ली के बैंक से मैं भेजता हूं नीचे, बामुश्किल लोगों के पास 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लाचार थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, लेकिन उस चुनौती को यदि किसी ने स्वीकार किया, मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा जनधन खाता, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। और मैं सच बताऊं, सरकार बनी थी, मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे थे, गृह मंत्री होने के नाते मैं भी बैठा हुआ था। मैंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, यह जीरो बैलेंस अकाउंट, बिना पैसे के लोगों का खाता खोल दिया जाए, यह क्यों कर रहे हैं? कह राजनाथ जी, मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो मैं चर्चा करूंगा, इससे भारत में करिश्मा होने वाला। बहनों भाइयों, ईमानदारी की बात है, उस समय हमारी भी समझ में बात नहीं आई थी, लेकिन आपने देखा लोगों के खाते खुल जाने का परिणाम क्या हुआ। जनधन, आधार, अब मोबाइल, तीनों को मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि यदि दिल्ली से बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला।
और बहनों भाइयों, इसीलिए भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि कम करना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर यह भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, अब हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सबका भरपूर समर्थन चाहिए। और अरविंद शर्मा जी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद शर्मा जी कई बार आपके सांसद रह चुके हैं। कितनी बार हो गए? ये दूसरी बार है, 4 बार। वाह, बताइए। अरे मैं चौथी बार लोकसभा लड़ रहा हूं, अब वो 4 बार रह लिए। अब आप समझिए कितने दिग्गज आदमी हैं। और बहनों भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, वो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की सदस्यता का छक्का मारने में भी पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। उनकी विनम्रता, शालीनता, उसका मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अपील करने आया हूं कि अरविंद शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। और एक बात हम लोग जब पहले कहते थे, तो आप लोग ये कहते थे कि जनता को रिझाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए बीजेपी वाले बोलते हैं। पहले हम लोग कहते थे ना, लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं, तीर चलाते हुए नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। तो यह तो कोई विश्वास ही नहीं करता, लोग विश्वास ही नहीं करते थे। क्या कह रहे हैं भाजपा वाले? आज देखा मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के धनवान देशों में 2027 तक तीसरे स्थान पर बैठने जा रहा है, हमारा भारत बैठने जा रहा है, क्योंकि भारत में कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है। भारत को विश्व का धनवान देश बनने से भी अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो मैं मान कर जाऊं कि आप अरविंद शर्मा जी को जिता देंगे, पक्का? पक्का। पिछली बार कितने जीते थे? भाई देखिए, पिछली बार तो गड़बड़ कर दिया आप लोग। पिछली बार केवल 7,500 सीट आया था आप लोग। 2 लाख। चलिए मान लिया, लेकिन याद रखिए, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब 2 लाख कह दिया आप लोगों ने, अब उसके लिए आप लोगों को प्रयत्न करना होगा। और मेरे बहनों भाइयों, सुन लो, आप एक बार और मेरी अंत में सुन लो। अब भाई शांत रहो। एक बात और मेरी आप शांति से सुन लो। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, शर्मा जी से कहूंगा, शर्मा जी चुनाव हो जाने के बाद और विजय हासिल करने के बाद कभी भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में कभी एक बार मुझे फिर से यहां बुला लीजिएगा। और बहनों भाइयों, यदि अरविंद शर्मा जी के जीतने के बाद, वह भी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख मतों से जीतने के बाद, यदि मैं यहां पर आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, नायब सिंह जी सैनी आएंगे तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, यदि हम यहां आएंगे उनके विजय हासिल करने के बाद, तो शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करने के लिए आएंगे, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहतक से आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जमकर विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने यहां इस दौरान, और कांग्रेस पर खूब हमला बोला। अब तक के सबसे ज्यादा तीखे प्रहार किए उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। इसके अलावा कई और मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। अमेठीकरण राहुल गांधी ने छोड़ दिया, कहते हुए राजनाथ सिंह ने जमकर हमला बोला राहुल गांधी पर। आज रोहतक में अरविंद शर्मा के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह यहां पहुंचे थे।
उन्होंने कहा कि जितनी बची है कांग्रेस वो इस चुनाव में ठीक से निपट जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांटकर कांग्रेस ने राजनीति की। बापू की मुराद इस बार के चुनाव में पूरी कर दो, ये तमाम बातें राजनाथ सिंह ने अभी अपने संबोधन में कही। रोहतक में 10 साल के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी खत्म होकर रहेगी, 2047 तक भारत विश्व शक्ति बनेगा, तमाम बातें रक्षा मंत्री ने कही। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए वोट की अपील की लोगों से और उनके नॉमिनेशन में शामिल। इस बीच विरोधियों पर जमकर निशाना साधा बीजेपी नेता राजनाथ सिंह।